जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की ने रचा इतिहास। देश का पहला तैरता गैस प्लेटफॉर्म ओस्मान गाजी काला सागर की ओर रवाना। एर्दोगान का क्या है मकसद? पश्चिमी देशों में मची हलचल। बताएंगे समंदर में क्या काम करेंगे तुर्की का ये विशालकाय जहाज। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका ने चीनी छात्रों के वीजा किए रद्द। चीन ने जताया सख्त विरोध। ट्रंप जिनपिंग के बीच तेजी से बढ़ रहा तनाव। इसी के साथ आपको बताएंगे दुश्मन का मंसूबा फेल। सऊदी और ईरान ने बड़ी सूझबूझ से उठाया कदम। मदीना से 2 ईरानी नागरिक हुआ था अरेस्ट। बातचीत के बाद बदला फैसला। तो बिना टाइम गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश का पहला फ्लोटिंग यानी पानी में तैरता हुआ नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म ओस्मान गाजी गुरुवार को बोसफोरस जलडम रोमदिये से गुजरते हुए काला सागर की ओर रवाना हो गया है। ये विशाल जहाज अब फिलियोस पोर्ट पहुंचेगा, जहां से ये अगले साल से काम शुरू करेगा। ये ऐतिहासिक सफर ऐसे दिन हुई है जब इस्तांबुल की फतह की 572वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसे तुर्की के लिए सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं बल्कि एक गर्व का पल भी माना जा रहा है। तुर्की के सरकारी अखबार डेली सवा के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म दरअसल एक फ्लोटिंग प्रोडक्शन यूनिट यानी FPU है। इसे तुर्की ने 1 साल पहले खरीदा था और पिछले साल ये चाणक्य में खड़ा किया गया था। इसी हफ्ते इसे आधिकारिक तौर पर ओस्मान गाजी नाम दिया गया और अब इसे तुर्की की ऊर्जा बेरे में एक बड़ी ताकत माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी गैस पर निर्भरता कम होगी और देश का घरेलू गैस उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के मंत्री अल पारसलान बैराकतार ने बताया कि यह नया प्लेटफॉर्म काला सागर में गैस उत्पादन को दुगुना कर देगा। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने अपनी ऊर्जा नीति को ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। साल 2016 और 2017 में पूर्व ऊर्जा मंत्री बयाद अल बैराक ने जो योजना पेश की थी, उसी के बाद से तुर्की ने देश में खुद गैस और तेल खोजने और निकालने पर जोर देना शुरू किया। इसके बाद तुर्की को गैस के अच्छे भंडार भी मिले। डेली सवा के मुताबिक 29 मई 2025 को डोलमा बाहचे प्रेसिडेंशियल ऑफिस में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति एर्दोगान और ऊर्जा मंत्री बैराकतार ने ओस्मान गाजी प्लेटफॉर्म को काला सागर की ओर रवाना किया। सुबह 11 बजे अहिर कापी से चला यह विशाल प्लेटफॉर्म दोपहर में डोलमा बाहचे पैलेस के सामने पहुंचा। इसकी वजह से बोसफोरस जलडम रोमदिये में जहाजों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। ये प्लेटफॉर्म सकारिया गैस फील्ड में गैस उत्पादन को दुगुना करेगा। इस जहाज को बोसफोरस पार करने में लगभग 11 घंटे लगेंगे और ये 1 जून को फिलियोस पोर्ट पर पहुंचेगा। ये जानकारी अनादोलू एजेंसी ने दी। ऊर्जा मंत्री बैराकतार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर आप इतिहास बनते देखना चाहते हैं तो बोसफोरस की तरफ देखिए। तुर्की का पहला फ्लोटिंग प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म बोसफोरस से गुजर रहा है और यह अब तक का सबसे बड़ा टोइंग ऑपरेशन है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ओस्मान गाजी प्लेटफॉर्म 2026 से काला सागर में गैस निकालने का काम करेगा, जिससे देश का मौजूदा उत्पादन दुगुना हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म रोजाना 20 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस निकाल सकेगा, जिससे 80 लाख घरों की जरूरतें पूरी होंगी। ये गैस सकारिया गैस फील्ड से आएगी, जो फिलहाल हर दिन 9.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा कर रहा है। दरअसल ओस्मान गाजी प्लेटफॉर्म की लंबाई 298.5 मीटर, चौड़ाई 56 मीटर और गहराई 29.5 मीटर है। इसमें 140 लोग काम कर सकते हैं। इसकी कुल क्षमता 10.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोसेस करने और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस ट्रांसफर करने की है। प्लेटफॉर्म से जमीन तक जो गैस पाइपलाइन जाएगी वो 161 किलोमीटर लंबी होगी। इस पाइपलाइन से प्लेटफॉर्म पर बनी गैस को जमीन पर लाया जाएगा और सीधे नेशनल ग्रिड में भेज दिया जाएगा, ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। इस विशाल प्लेटफॉर्म को 5 ताकतवर टग बोट से खींचकर ले जा रहे हैं, जिनमें सबसे आगे है नेने हाथुन, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली टग बोट्स में से एक है और 205 टन तक खींचने की ताकत रखती है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जैसे 1453 में फतेह हुई थी, वैसे ही यह सफर भी तुर्की की हिम्मत, मेहनत और इंजीनियरिंग की जीत साबित होगा। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिका के उस फैसले पर नाराजगी जताई है
जिसमें कई चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। चीन का कहना है कि यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है और उसने अमेरिका को औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अमेरिका ने विचारधारा और राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर चाइनीज छात्रों के वीजा रद्द किए हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि चीन इस फैसले का कड़ा विरोध करता है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका अपने यूनिवर्सिटियों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव और रिसर्च की चोरी को रोकना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र खतरा बन सकता है तो सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप की अगुवाई में सरकार चीनी छात्रों के वीजा को सख्ती से रद्द करेगी, खासकर उन छात्रों के जिनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से है या जो जरूरी टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन और हांगकांग के छात्रों के वीजा देने के नियमों की भी फिर से जांच की जाएगी। इस फैसले से पहले ही ईस्ट मिशिगन यूनिवर्सिटी ने चीन की 2 यूनिवर्सिटी के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी, क्योंकि अमेरिकी रिपब्लिकन नेता ऐसा चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही अमेरिका चीन के साथ एजुकेशनल रिलेशन को खतरा मानता रहा है। कुछ अमेरिकी नेताओं ने आरोप लगाया कि चीनी छात्र अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में सेंसिटिव रिसर्च तक पहुंच पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पिछले साल अमेरिकी सांसदों ने एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन से जुड़ी रिसर्च पर लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं, जिससे चीन को गुप्त जानकारी मिल सकती है। अप्रैल में ट्रंप ने आदेश दिया था कि यूनिवर्सिटी को यह साफ बताना होगा कि उन्हें कितना पैसा विदेशी देशों से मिल रहा है। जांच में पाया गया कि कई यूनिवर्सिटीज ने चीन और रूस से मिलने वाले पैसे को कम दिखाया। वहीं दूसरी ओर ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के मदीना शहर में गिरफ्तार किए गए 2 ईरानी नागरिकों कासेमियान और नदीमी को गुरुवार की सुबह रिहा कर दिया गया। ये जानकारी ईरान के विदेश मंत्रालय के काउंसलर मामलों के महानिदेशक शस्ती करीमी ने दी, जो इस समय खुद सऊदी अरब में मौजूद है। शस्ती करीमी ने बताया कि इन दोनों नागरिकों की रिहाई के लिए ईरान के विदेश मंत्रालय, हज एवं जियारत संगठन ने मिलकर लगातार और गहन प्रयास किए। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और इन दोनों ईरानियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान का विदेश मंत्रालय दुनिया भर में मौजूद ईरानी नागरिकों की मदद और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस मामले में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी विशेष रुचि दिखाई, क्योंकि ये मामला तेहरान और रियाद के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता था। शस्ती करीमी ने इस पूरे मामले में सहयोग करने के लिए सऊदी अधिकारियों का आभार भी जताया और कहा कि उनकी मदद से ये सकारात्मक परिणाम सामने आया। ये घटना दोनों देशों के बीच संवेदनशील कूटनीतिक रिश्तों में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों में सुधार की कोशिशें जारी है और उनके जो दुश्मन देश है वो ये कोशिश में थे कि इन 2 मुस्लिम देशों के बीच फिर से विवाद पैदा हो जाए, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली। दोनों ही देशों ने अपना सूझबूझ दिखाते हुए ये मामला हल किया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।